बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। प्यारे नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैर वफ़ीयत और अल्लाह पाक के हिफ़्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं हक़ाइक़ टीवी और मैं हूँ आपका अपना मेज़बान शुएब सईद, कुछ नए हिक़ाइक़ के साथ। नाज़रीन इकराम, जो प्यार, मोहब्बत और इश्क पाकिस्तानी कौम ने अपनी फौज के साथ किया है, शायद ही किसी मुल्क की अवाम ने अपने फौज के साथ किया हो। लेकिन इस प्यार, मोहब्बत और इश्क के बदले अमेरिका के एक खत ने चोरों, मुल्ज़िमों, मुजरमों और मुल्क दुश्मनों को कौम पर मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तान का दिवालिया होने और बैरूनी ताकतों के हाथों गिरवी रखने के मंसूबे पर अमल दरामद करा दिया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है इसमें फौज का हाथ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाजी साहब का हाथ है। मगर सब खामोश है और जानते हैं कि अगर मुंह खोला तो हाजी साहब इन्हें भी शाहबाज गिल की तरह इबरत का निशान बना देंगे। मगर हकीकत यह है कि ये हाजी हजरात ये हरकतें पाकिस्तान के साथ पिछले 75 सालों से करते चले आ रहे हैं। जिस तरह आज एक अक्सरीती जमात को दहशतगर्द और गद्दार करार देकर रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है, इससे पहले भी इसी तरह एक अक्सरीती जमात को हुकूमत से हटा दिया गया था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। वतन की हिफाजत करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। लिहाजा अब इन हाजियों के करतूतों पर खामोशी पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। साजिश नहीं, मदाखलत है। मदाखलत नहीं, साजिश है। किसी फितनेबाज फुफ्फो की तरह कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की इस हाजी ने, लेकिन ऑडियो लीक ने हाजी के ट्रक की बत्ती को गुल कर दिया। ओ हाजी जी, कान खोलकर सुन लो, इस कौम ने अब तुम्हारी और तुम्हारे आकाओं की गुलामी का तोक उतार फेंकने का फैसला कर लिया है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के वकार और बका की खातिर हकीकत को खोलकर इन हाजियों को बेनिकाब किया जाए। पहली बात तो यह है कि जब हम फौज की तरफ उंगली उठाते हैं तो हमारा मकसद पाकिस्तान के दलेर, जान फशां सिपाही और गयूर फौजी अफसर नहीं है, बल्कि वो इनफरादी जर्नैल हैं जो पाकिस्तान के हुकूमती निजाम में मुदाखलत करते हैं और अपना आमराना निजाम पाकिस्तान पर मुसल्लत किए हुए हैं और पाकिस्तान के कबायली जागीरदारी निजाम और करप्ट अनासर के साथ मिलकर मुल्क में नाम नेहाद जमहूरियत के नाम पर मुल्क को मुआशी, सियासी और जमहूरी सतह पर तबाहाल करने और अवाम पर रियासती जबर डालने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अमेरिका के एक इशारे पर आज पाकिस्तान के इक्तदार पर मुल्ज़िमों, मुजरमों, बदअनवानों को बैठाकर इन जर्नैलों ने यह साबित कर दिया है कि ये ही इन बद किरदार लोगों के मुहाफिज हैं और इन ठगों को हुकूमत पर मुसल्लत करके अपनी रियासती ताकत और आमरीयत को कायम रखना चाहते हैं। इन्होंने ये हरकत पहली बार नहीं की, बल्कि इसकी तारीख पिछले 75 सालों पर मोहित है। आइए माजी में झांकते हैं और देखते हैं इसका सिरा कहां जाकर मिलता है और किस तरह से इन जर्नैलों ने अपने मगरबी आकाओं के इशारों पर नजरिया पाकिस्तान और मकासद पाकिस्तान को दफन किया है। अयूब खान बरतानवी फौज में ब्रिगेडियर के ओहदे पर फाइज था। एक मौके पर कायदे आजम ने किसी तकरीब में अयूब खान को देखा और पूछा कि ये किस दर्जे का आर्मी अफीसर है, तो बताया गया कि ये ब्रिगेडियर है, अंग्रेज साम्राज्य का लाडला है और आने वाले दिनों में जनरल के ओहदे पर फाइज हो सकता है।
قائد اعظم نے لیاقت علی خان سے کہا اس سے ہوشیار رہیں، یہ چلاک اور پاکستان سے زیادہ گورو کا فرما بردار لگتا ہے۔ برطانوی سامراج نے اسے پاکستان کا آرمی چیف بنا دیا۔ اس نے پاکستان کا آرمی چیف بننے کے بعد بھی اپنی فرما برداری برطانوی سامراج سے نبھائی، پاکستان کو امریکی بلاک میں شامل کیا، فوجی اسلحہ اور مالی امداد حاصل کی۔ یہاں سے ایک آزاد ریاست کی امریکی غلامی شروع ہوتی ہے۔ امریکہ کے اشارے پر 1 سال کے اندر ہی جنرل ایوب خان نے اسکندر مرزا کا تختہ الٹا کر پاکستان میں پہلا مارشل لا نافذ کر دیا، اور یوں ملک ایک جمہوری نظام سے فوجیوں کے ہاتھوں اور امریکہ کی غلامی میں چلا گیا، جو آج تک قائم ہے۔ ایوب کتا کے نعرے لگے تو ایوب خان استعفیٰ دے کر اقتدار ایک اور فوجی جنرل یحییٰ خان کو دے کر چلا گیا۔ جنرل یحییٰ خان نے امریکہ کے حکم پر عوامی لیگ کو طاقت کے ذریعے مشرقی پاکستان سے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ فوجی آپریشن کے ذریعے 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کو بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے شرمناک واقعہ تھا۔ 1 لاکھ فوج کے ہوتے ہوئے شکست تسلیم کر لی جائے اور ہتھیار ڈال دیے جائیں۔ یوں مشرقی پاکستان ختم ہو گیا اور بنگلہ دیش قائم ہو گیا۔ یہ تھا پاکستانی جرنیلوں کا ایک اور کارنامہ۔ پلان اور وعدے کے مطابق جنرل یحییٰ خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو کچھ دن سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رکھا، بعد میں ملک کا صدر بنا دیا۔ 1973 میں پاکستان کا نیا آئین پاس ہوا۔ اس آئین کے تحت آج تک پاکستان لولا لنگڑا چل رہا ہے۔ جرنیلوں کی نرسری سے بنائے گئے سیاستدانوں نے اس آئین میں جب چاہا اپنی مرضی سے اور اپنے فائدے کے لیے ترامیم کی۔ آج یہ آئین جمہوریت کے نام پر ایک ڈبہ ہے۔ یہ تھا پاکستانی جرنیلوں کا ایک اور کارنامہ۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے عمران خان کی طرح اپنی خارجہ پالیسی امریکہ سے ہٹ کر روس اور چین کی جانب بڑھائی تو امریکہ کو پسند نہ آیا، اور پھر جنرل ضیاء کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا کر ملک میں پھر مارشل لا لگا دیا۔ یہ تھا پاکستانی جرنیلوں کا ایک اور کارنامہ۔ ضیاء الحق نے نواز شریف کو سیاست میں متعارف کرا کر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ امریکہ کے حکم پر افغان مجاہدین کے پاکستان کے شمالی علاقوں میں ٹریننگ کیمپ کھولے۔ نتیجے میں افغانی پاکستان میں آ گئے۔ ہیروئن اور کلاشنکوف کلچر کراچی سے لے کر پشاور تک قائم ہو گیا۔ یہ تھا پاکستانی جرنیلوں کا ایک اور کارنامہ۔ امریکیوں نے ضیاء کو استعمال کر کے ایک طیارے کے حادثے میں ہلاک کرنے کے بعد جنرل مرزا اسلم بیگ کو ملک کی قیادت سونپ دی۔ اسلم بیگ نے بے نظیر کو پاکستان کی سیاست میں متعارف کرا دیا۔ اس کے بعد پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ کس طرح سے 90 کی دہائی سے پاکستان میں 2 کرپٹ شریف اور زرداری خاندان نے فوجی جرنیلوں، قبائلی سرداروں، چودھریوں، وڈیروں کے ساتھ مل کر پاکستان کو نوچ نوچ کر کھایا اور اب بھی کھا رہے ہیں۔ یہ سب ایک مافیا ہے جس کی سرپرستی امریکہ، برطانیہ، ہندوستان اور اسرائیل کر رہے ہیں۔ آج امریکی سکرپٹ پر ہمارا نمک حرام حاجی کامیابی سے کام کر رہا ہے۔ ان چوروں کو اقتدار میں لا کر پاکستان کو اس نیج پر لایا گیا کہ اگلے سال میں کم از کم پاکستان کو $40 سے $45 ملین چاہیے ہوں گے۔
और ये जरूरत ना अमेरिका पूरी कर सकता है, ना वेस्ट पूरी कर सकता है, और ना सऊदी अरब। सऊदी अरब वगैरह जो मदद करते हैं 2-3 मिलियन डॉलर वो फॉरेन रिजर्व में रखने के लिए देते हैं। यहां एक साल का खाली 40-45 मिलियन डॉलर चाहिए होगा। दुनिया के टॉप इकोनॉमिक माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का इकोनॉमिकली कोलैप्स होना लाजमी है, और इसी कोलैप्स की सूरत में ये मामला सेट होंगे। कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को सोमालिया बना दिया जाए। जिस तरह सोमालिया वार जोन बना हुआ है, गवर्नमेंट का वहां कोई हाल नहीं, इसी तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ इलाकों में जिसकी जहां चौधराट है अपना हिसाब किताब चलाए, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे हालात पैदा किए जाएं ताकि पाकिस्तान में सुपर पावर्स मदाखलत करें। बंद दरवाजों के पीछे मीटिंग्स के मुताबिक यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका और इंडिया बलूचिस्तान को एक आजाद बफर स्टेट के तहत चलाना चाहते हैं, और इसमें अमेरिका का कंट्रोल रहेगा। इंडिया का क्लेम है कि सिंध के बगैर हिंद नामुकम्मल है। मीटिंग में एक साहब ने गिलगित और बल्दिस्तान के बारे में सवाल किया। इस पर इंडिया क्लेम कर रहा है, और पाकिस्तान के कोलैप्स के बाद यूरोप और इंग्लैंड को कोई एतराज नहीं कि इंडिया अगर कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान को अपना हिस्सा बना ले तो। मीटिंग में असल मसला जो पेश आया वो था इंडिया का सिंध हजम करने का मंसूबा। मुमकिन है पूरा सिंध इंडिया हजम ना कर सके, आधा सिंध इंडिया को दे दिया जाए। आधा सिंध इंडिया को दे दिया जाए बहावलपुर से ठट्ठा तक, जो इलाका ईस्टर्न इंडिया के बॉर्डर्स के साथ मिलता है, क्योंकि वेस्टर्न सिंध में महाजरों और पख्तूनों की बड़ी तादाद है जो उनका आपस में फसाद का मामला रहता है। अब ये सारी बातें और ये सारी साजिशें कहां तक सच साबित होती हैं वक्त ही बताएगा, लेकिन अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करना हिमाकत है। इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान को बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम है। आज अवाम को सुपर ताकतें और पाकिस्तान में मौजूद गद्दारों से आजादी हासिल करने के लिए एक बार फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी। पाकिस्तान की मौजूदा रियासती ताकत के जरिए अमेरिकी एजेंडा पूरा करना चाहेंगी, लेकिन अगर पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इन गद्दारों के खिलाफ सीसा फैलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हो गई तो पाकिस्तान आजाद हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम के पास इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं। इमरान खान ना तजर्बेकार हो सकता है मगर मुल्क से गद्दार नहीं हो सकता। पाकिस्तानियों, इमरान खान के पीछे एक हो जाओ। इन बदनवानों, नाअहल, बदमाशों, मुजरमों, कबायली सरदारों, चौधरी और वडेरों से आजादी हासिल करो। यही वक्त है और यही वक्त की जरूरत है और पाकिस्तान की सलामती का रास्ता है। नाज़रीन इकराम, हमारी किसी बात से अगर किसी बहन भाई की दिल आजारी हुई हो तो हम माजरत ख्वाह हैं। अगले व्लॉग तक के लिए हमें हमारी टीम और इकरा प्रोडक्शन को दीजिए इजाजत। अपने गिरदनवा का ख्याल रखिए, मोहब्बतें और खुशियां बांटते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह निगहबान।